तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आपके समक्ष, आपका दोस्त अर्जुन सिंह। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने ऑफ वाले दिन आपको मेरा दुबई से लेकर यहाँ तक का सफ़र आपके साथ में शेयर करूँगा। तो इस आज का वीडियो का मोटिव यही रहने वाला है कि मैं दुबई से मैंने कैसे एक एक स्टेप लेके, क्या मेरा प्रोसेस था, कैसा मैंने स्टार्ट किया, वो सब मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो जो सबसे इनिशियल स्टेप था मेरा, वो था एक मेरे किसी एक दोस्त ने ही मुझे एक कंसल्टेंट रेकमेंड किया था, जिस कंसल्टेंट के थ्रू मैंने अपना सीवी उनको ईमेल किया। एंड कंसल्टेंट इज़ इन कनाडा इटसेल्फ। तो ना तो वो दुबई से थे, ना वो इंडिया से थे, वो कनाडा में ही एल्बर्टा में थे। तो स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझसे पहले मेरा रेज्यूमे मांगा। तो रेज्यूमे जब उनको ईमेल किया तो फिर उन्होंने मेरे पासपोर्ट का कॉपी मांगा। तो पासपोर्ट का कॉपी देने के बाद फिर उन्होंने उसके बाद मुझे एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा, जो कि मैंने पढ़ा। इवन 7 पेज का वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें ईच एंड एवरी डिटेल वॉज देयर। तो जिसमें कुछ प्राइस भी मेंशन थे कि मुझे किस किस स्टेप पर कितना कितना पैसा देना है। जैसे कंसल्टेशन एंड असेसमेंट चार्जेस वाज देयर कि मुझे $2000 देना था, वो कंसल्टेशन एंड असेसमेंट चार्जेस, विच इज़ वेरी बिगनिंग स्टेप। लाइक मेरे को वो सबसे स्टार्ट में $2000 देना ही था, एंड ये सारा अमाउंट डॉलर्स में था। आप किसी भी कंट्री में हो, आपको अमाउंट उनको डॉलर्स में ही देना है। तो पहला जो स्टेप था मेरा, वो $2000 जो मैंने उनको डिपॉज़िट किया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद। तो उसके बाद उन लोगों ने फिर मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांगा। तो जिस डॉक्यूमेंटेशंस वाज लाइक कि मेरा हायर क्वालिफिकेशन, मेरा एक्चुअली मेरा ए से लेके जेड तक का सब कुछ, जो भी मैंने स्टडीज़ किया हायर सेकेंडरी स्कूल से या कॉलेज से, जितना भी स्टडीज़ था, जितना भी सर्टिफिकेट्स मेरे पास में था, सब मैंने उनको सबमिट किया। उसके बाद में वो सबमिट करने के बाद में, एंड बिफोर दैट एक मैं जो अहम पॉइंट था मेरे केस में, मैं वो आपको बताता हूँ। क्योंकि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो वो लोग आपको कभी भी ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स आपके रिसीव नहीं करेंगे। वो लोग यहाँ पे कनाडा में, आई डोंट नो, अभी तक मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है, पर ऐसा है कि जो मेरा कंसल्टेंट था, उन कनाडा में एक पोर्टल रहता है, ऑनलाइन पोर्टल, जिसका नाम ऑफिशियो पोर्टल है। तो आपको एक लॉगिन आईडी जनरेट होता है। मुझे जनरेट हुआ जब मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट का साइन कॉपी उन लोगों को सेंड किया। तो उसके बाद मेरा ऑफिशियल पोर्टल का एक लॉगिन आईडी और एक लॉगिन पासवर्ड जनरेट हुआ। तो वो जनरेट होने के बाद में जितना भी मेरे डॉक्यूमेंटेशन था, मुझे सब ऑफिशियल पोर्टल पे अपलोड करना था, और वो लोग वहाँ से उनको, और वो जो मैं अपलोड करूँगा वो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे। मैं उन लोगों को डायरेक्टली मेल नहीं कर सकता था। तो जब मेरा डॉक्यूमेंटेशन में मैंने क्या क्या दिया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे स्कूल, मेरा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस लेटर्स, जितना भी मेरा को एक्सपीरियंस था या जितना भी मैंने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में काम किया था, उन सब का एक्सपीरियंस लेटर। एंड देन उन लोगों को मेरा पे स्लिप्स चाहिए था, जितने भी मैंने होटल्स चेंज किए थे, और एक एक होटल का उन लोगों को चाहिए था पे स्लिप्स। तो लकीली मेरे पास ईमेल में सब था, तो मैंने प्रोवाइड करवा दिया था। और उसके बाद में आपका रेफरेंस लेटर्स, और रेफरेंस लेटर ऐसा भी नहीं है कि आप वो लोग बोले और आपने भेज दिया, ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी आपको रेफरेंस लेटर्स लेने पड़ते हैं। तो कई बार जैसे आप इन सम केसेस, जैसे एम्प्लॉयज़ फाइट करके चले जाते हैं प्रॉपर्टी लीव करके, तो उन केसेस में वो रेफरेंस लेटर मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मेरे केसेस में जितना भी प्रॉपर्टीज से मैंने जॉब छोड़ा, क्विट किया, मैंने सबसे अच्छे बिहेवियर के साथ में भी मेरे रिकॉर्ड्स रहे थे, तो मुझे इजीली मिल गया था। और उसके बाद में फिर मेरे से बात आता है कि आपको अपने अकाउंट में कुछ पैसा शो करना पड़ता है, कुछ पैसा शो करना पड़ता है। तो मैंने कुछ अप्रॉक्स 7.5 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स मैंने शो किया था अपने अकाउंट में। और एक आधा प्लॉट था कुछ हमारा, तो वो मैंने, मतलब वो एक सीए के पास से आपको ऑफिशियल रिपोर्ट बनवानी पड़ती है, उसमें एनेक्सर ए, एनेक्सर बी रहता है। तो उसमें सब आपके मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, सब वो रिपोर्ट्स में आपको सीए ही फाइनल करके देता है। तो वो रिपोर्ट आपको अपलोड करनी पड़ती है अगेन ऑफिशियल पोर्टल पर।
तो वो पोर्टल पर अपलोड करने के बाद में आपको वो जो जैसा भी डॉक्यूमेंटेशन आपका आगे चलेगा, तो उसके बाद में आपको वहाँ से वो लोग रिवर्ट करेंगे, जैसा भी मेल बैक्स आएंगे आपको। तो होने के बाद आपका व्हेन इट कम्स टू, फिर वो आप लोगों का टीआरवी के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट के लिए। तो वर्क परमिट ऑन टीआरवी बेसिस, सो टीआरवी इज़ लाइक टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट। तो वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उनको एज मच डॉक्यूमेंट्स एज यू कैन प्रोवाइड देम, आपका फाइल उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग बोले और जितने डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपका फाइल उतना स्ट्रांग होगा, आपका प्रोसेस उतना फास्टर चलेगा। तो मेरे केसेस में मेरे पास में ऑलमोस्ट सब डॉक्यूमेंट्स थे, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस में रहा, प्रोसेस भी अच्छा चला। बट लास्ट में थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उस टाइम पे कुछ कनाडा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरा प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। बट सब अच्छा ही था। उसके बाद में देन आई पेड लाइक ऑलमोस्ट $6,000 फॉर प्रेपरेशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द वर्क परमिट विच आई हैव टोल्ड यू। एंड वो पे करने के बाद में मुझे एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना था, जो कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपको खाली इंडिया से चाहिए, और अगर आप इंडियन हैं और आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो आपको जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री से भी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, और जिस इंडिया से भी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि आपका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। वो खाली वो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए ही होता है और कुछ नहीं, इसका कुछ ज़्यादा मेन पर्पस नहीं होता। तो वो करने के बाद में, वो अप्लाई करने के बाद में फिर आपका वो आप अपलोड करेंगे ऑफिशियल पोर्टल पर। वो अपलोड होने के बाद में आपको कुछ दिन के बाद में फिर वो लोग आपको मेल बैक करते हैं, और मेल बैक करने के बाद में आपका आता है मेडिकल। तो मेडिकल ऐसा कुछ फॉर्म रहता है मेडिकल का। ये मेडिकल मैंने दुबई से करवाया था, एनएमसी हॉस्पिटल से। तो इसमें कुछ अपना कुछ टेस्ट रहते हैं जो कि आपको करवाने पड़ते हैं, जो कि ये लोग चेक करते हैं, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन, फुल मेडिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन, एचआईवी टेस्ट, सिफिल्स टेस्ट एंड सीरम केराटिन वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो मुझे तो दुबई में काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था, ऑलमोस्ट 900 दिरहम्स, विच इज़ ऑलमोस्ट 19,000 इन इंडिया, बट इंडिया में थोड़ा सा सस्ता है। एंड ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी करवा सकते हैं, इसके लिए भी आपको कैनेडियन आईआरसीसी के ऊपर जो भी हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड होंगे या जो भी क्लिनिक्स रजिस्टर्ड होंगे, आप खाली वहीं से करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हाँ घर के आजू बाजू में कहीं पे हॉस्पिटल है या कोई डॉक्टर है उसने कर दिया, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको आईआरसीसी से ही, आपको आईआरसीसी की साइट पे जाएंगे तो आपको अपना सिटी डाल के या आप अपना एरिया डाल के आप लोकेट कर सकते हैं कि आपकी लोकेलिटी के आसपास में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल या क्लिनिक है जहाँ से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। और आपको उनको, उससे पहले आपको इनका मेडिकल लेटर आने का वेट करना पड़ेगा। आपको पास में मेडिकल लेटर का इंस्ट्रक्शन लेटर आएगा, हाँ, उसके बाद ही आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं, उससे पहले नहीं। बट इस टेस्ट का रिपोर्ट आपको तो खाली एक कॉपी मिलेगा, बट ये टेस्ट का रिपोर्ट डायरेक्टली कैनेडियन एम्बेसी में जाता है, ये हमें नहीं मिलता है। तो मुझे ये मिला है, खाली एक डॉक्यूमेंट मिला है कि हाँ आई हैव डन माई मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ला थिंग्स, बिकॉज कई बार ये एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ मांगता है आपसे चेक करने के लिए, देखने के लिए कि हाँ आपने मेडिकल एक्चुअली करवाया है, क्योंकि उन लोगों के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। वो रिकॉर्ड रहता है तो वो कैनेडियन एम्बेसी के पास में, नहीं तो फिर वो आईआरसीसी के पास में। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था, मुझे भी मतलब ऑलमोस्ट 25 या 30 दिन के बाद में कुछ रिवर्ट आया था कि हाँ मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन सबमिट हो गया है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन सबमिट होने के बाद में ही आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है। तो जैसे कि मेरे केस में मैं वर्क परमिट पे आया था, तो इन सब चीज़ों से पहले मुझे LMIA इशू करवाना बहुत ज़रूरी था, जो कि LMIA का ही मतलब अप्रॉक्स टाइम 120 डेज़ है। तो आप मान के चलिए कि 90 से 120 दिन तक खाली आपको वो LMIA पे लगते हैं। LMIA के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी मैं आपको सब बताऊंगा LMIA क्या है, कैसा होता है, क्यों होता है। तो मेरा जो LMIA इशू हुआ वो ऑलमोस्ट 7 पेजेस का एक LMIA है। तो
LMIA इज़ समथिंग लाइक अ वर्क परमिट इन कनाडा। तो वो कई बहुत सारे एम्प्लॉयर्स नहीं देते हैं, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, मतलब जो पार्ट टाइम, क्योंकि उनके आवर्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो हर किसी को LMIA मिलना पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, काफ़ी ओनर्स इसका मिसयूज़ भी करते हैं, बिना LMIA के स्टूडेंट्स को काम पे रखते हैं, तो उनको नहीं भी मिल पाता है। बट LMIA इज़ मस्ट फॉर द कैनेडियंस हु एवर वांट्स टू वर्क इन कनाडा। तो फिर मुझे LMIA आने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद आ चुका था मेरे को ऑलरेडी LMIA। तो LMIA आने के बाद मुझे मेरा मेडिकल का लेटर मिला। मेडिकल लेटर सबमिट होने के बाद मुझे, जब आपका मेडिकल कैनेडियन एम्बेसी में सबमिट होता है, उसके बाद ही वो लोग आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जनरेट करते हैं। तो जैसे ही आपका मेडिकल सबमिट होता है, आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है, उसके बाद आपको जाना होता है अपने लोकल VFS ग्लोबल सर्विसेज, वीज़ा ग्लोबल सर्विसेज करके एक ऑफिस रहता है, VFS ग्लोबल बोलते हैं जिसको। इंडिया में काफ़ी लोकेशंस पे हैं, मैंने दुबई से करवाया था, तो मुझे दुबई में मिल गया था इजीली। तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और ये लेटर एक लेके जाना पड़ता है आपको, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आपको लेके जाना पड़ता है अपने साथ में। तो वहाँ जाएंगे आप, वहाँ अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आप जाएंगे, उसके बाद में आपको उनकी कुछ पेपर वर्क्स रहता है, वो कंप्लीट होने के बाद आपको अंदर एक चैम्बर में बुलाया जाता है। वहाँ पे आपका फिंगर थंब इम्प्रेशन वगैरह सब होता है, आई रेटिना स्कैन एवरीथिंग सब वहाँ पे होता है। तो उसके बाद में जब वो हो जाने के बाद में, वो फाइनल हो जाने के बाद में आपको रहता है पासपोर्ट रिक्वेस्ट। तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आता है, तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आपका टेन्योर होने वाला है, जैसे मेरा 2 साल का है, और मेरा पासपोर्ट एक्सपायरेशन है 2029 में। तो मेरा तो काफ़ी टाइम है, तो मेरे लिए कोई वो नहीं था। तो जैसे जो भी 24 में आना चाहता है, किसी का 25 एक्सपायरेशन नहीं होना चाहिए, या 26 में भी किसी का एक्सपायर हो रहा है, तो वो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो मतलब उससे पहले नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पासपोर्ट तब तक के लिए वैलिड रहना चाहिए जितने टेन्योर तक आप यहाँ पे रहने वाले हो। इवन नवंबर दिसंबर तक भी होगा, और अभी आपने अपना पासपोर्ट सबमिट किया तो भी चलेगा, मतलब आप यहाँ आने के बाद में फिर से वो रिन्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो वो डालने के बाद में आपको पासपोर्ट सबमिट होने के बाद में इवन विद इन 6 to 7 डेज़ आपका वीज़ा स्टैंपिंग होके आ जाता है। वीज़ा स्टैंपिंग होने के बाद में तो बस फिर आपको फ़्लाइट बुक करनी है, और फ्लाइट बुक करने से पहले आप प्लीज़ इंश्योरेंस करवाना नहीं भूलें, क्योंकि इंश्योरेंस इज़ मस्ट। जब तक आप कनाडा में हैं, आप जब आएंगे, जब आप कनाडा में लैंड कर जाएंगे, तो आने के बाद में आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। बट उससे पहले अगर आपने इंश्योरेंस नहीं किया है, तो जब तक आपने कनाडा में आने के बाद में हेल्थ केयर कार्ड अप्लाई नहीं किया है, तब तक के लिए आपको कोई मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलने वाली हैं। तो इसीलिए पहले से ही आप एक मेडिकल इंश्योरेंस करवा के आएँ, भले ही वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से करवाएं। उसमें ऑलमोस्ट $160-170 का खर्चा आता है। बट वो जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, वो आने वाले 3 या 4 महीने तक का कवरेज देता है आपको। मतलब जब तक आपका नया हेल्थ केयर कार्ड नहीं आ जाता, तब तक के लिए आप वो प्राइवेट इंश्योरेंस से आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। बट अगर आपने वो भी नहीं करवाया, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं यहाँ आने के बाद। ये क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल चार्जेस आर वेरी हाई, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतने ज़्यादा है। और मेरे केस में जैसे मैं जॉब के लिए आया, तो मेरा जो कंसल्टेंट था, उन्होंने ही मेरा इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करवाया। इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद मेरा एम्प्लॉयर के साथ में जो भी था, क्योंकि मैं एम्प्लॉयर के थ्रू आया, तो मुझे एम्प्लॉयर ने ही फर्स्ट 3 मंथ्स का मेरा इंश्योरेंस कवर दिया था। तो मैंने आने के बाद में तो अप्लाई कर दिया था, और 3 महीने के बाद मेरा हेल्थ का केयर कार्ड मेरे ईमेल पे आ गया था, तो वो मुझे रिसीव हो गया था। तो कनाडा में आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं लैंड होने के बाद में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कनाडा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें प्लीज़। बहुत
बहुत सपोर्ट का ज़रूरत है अभी आपका, क्योंकि नया नया यूट्यूब चैनल बनाया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।